आप सभी छात्रों का आज के इस सत्र में बहुत-बहुत स्वागत है। आज के इस सत्र में हम जिस चीज़ पर चर्चा करने जा रहे हैं, उसका नाम है जिस टॉपिक पर चर्चा करने जा रहे हैं, उसका नाम है खाद्य संसाधन में सुधार। खाद्य संसाधन में सुधार सिद्धांत भाग 2 आज हम आपके साथ जो है चर्चा में लेकर आएँगे। इसमें हम एनसीईआरटी अनुभाग 12.1.2 एवं 12.1.3 में आए हुए टॉपिक्स पर चर्चा आपके साथ करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये सत्र। यह अस्वीकरण है। अब सीखने के उद्देश्य देख लेते हैं। तो जो हमारा पहला उद्देश्य है वह है सिंचाई की विभिन्न विधियों और प्रौद्योगिकियों को समझना और जल दक्षता तथा फसल उपज पर उनके प्रभाव को जानना। दूसरा हमारा आज का उद्देश्य है विभिन्न फसल पद्धतियों और सतत कृषि एवं संसाधन प्रबंधन में उनके महत्व का पता लगाना। तीसरा उद्देश्य हमारा है नुकसान को कम करने और उत्पादकता बढ़ाने के लिए एकीकृत कीट प्रबंधन और अन्य फसल सुरक्षा रणनीतियों के बारे में सीखना। और आज का अंतिम हमारा जो उद्देश्य है वह है अनाज के भंडारण के लिए निवारक उपायों के बारे में चर्चा करना, उनके बारे में जानना। तो चलिए अब अनुक्रमणिका देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम एनसीईआरटी खंड 12.1.2 से सिंचाई विषय पर आपके साथ चर्चा करेंगे। उसके पश्चात हम फसल चक्र के बारे में आपके साथ बात करेंगे। इस फसल चक्र के पैटर्न के बारे में बात करने के बाद हम फसल का जो सुरक्षा प्रबंधन है, फसल को हम कैसे संरक्षित करेंगे उसके बारे में बात करेंगे। और इन तीनों विषयों पर बात करने के बाद आज के सत्र को सारांशित करेंगे एवं एनसीईआरटी प्रश्न खंड से कुछ प्रश्नों को आपके सामने लेकर आएंगे और उनके उत्तर भी आपके साथ चर्चा में लेकर आएंगे। और फिर महत्वपूर्ण नोट्स आपके सामने रखेंगे और अंत में कुछ दिलचस्प प्रश्न आपको मिलेंगे जिसका उत्तर आपको अपनी समझ के अनुसार देना है। तो चलिए शुरू करते हैं भारत में सिंचाई का परिचय। तो भारत जो है वह अनेक अलग-अलग परिदृश्यों वाला एक विशाल देश है और इसी के कारण हमें प्राकृतिक और मानव निर्मित जल संसाधनों की एक बहुत बड़ी विविधता प्राप्त होती है। हमारे पास जल संसाधनों की इतनी विविधता होने के कारण सीधे भारत की अत्यधिक विविध जलवायु से जुड़ा हुआ यह कारण है कि हमारे पास इतनी तरीके की जल विविधता कैसे है। देश के कुछ हिस्सों में आप जानते हैं बहुत ज्यादा बारिश होती है और बड़ी नदियां होती हैं किसी किसी हिस्से में, जबकि कुछ अन्य क्षेत्र हमारे देश में ऐसे भी हैं जो बहुत अधिक शुष्क पड़े रहते हैं और पूरी तरीके से भूजल पर वह निर्भर करते हैं। यदि किसी वर्ष मानसून देर से आए या वर्षा कम हो तो हमारी फसलें सूख जाती हैं और इसी को फसल असफलता भी कहते हैं। क्योंकि भारत की ग्रामीण अर्थव्यवस्था कृषि पर आधारित है, इसीलिए खराब मानसून का सीधा असर किसानों की आय और देश की खाद्य सुरक्षा पर पड़ता है। जल सेचन एक शब्द यहाँ आ रहा है, जल सेचन। तो इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ है फसलों को पानी देना। प्रत्येक फसल को उसके जीवन चक्र की विशिष्ट अवस्थाओं में पानी की आवश्यकता होती है। यदि हम वैज्ञानिक तरीके से सही समय पर सिंचाई करें तो पैदावार उतनी ही प्राप्त होती है जितनी हमने उम्मीद की थी। मानसून की अनिश्चितता से बचने के लिए सरकार और वैज्ञानिक यह प्रयास कर रहे हैं कि अधिक से अधिक खेती योग्य भूमि को सिंचाई के दायरे में लाया जाए। इसके लिए नई नहरें बनाना, बांध बनाना, ड्रिप सिंचाई करना और वर्षा जल संचयन जैसी आधुनिक उपाय अपनाए जा रहे हैं ताकि किसान केवल मानसून के भरोसे ना रहें। भारत में विविध जल संसाधन कौन कौन से हैं इसको देख लेते हैं एक बार। तो आपको पता है हमारा ये जो विशाल देश है, यहाँ पर पानी के स्रोत एक समान नहीं है। कहीं विशाल नदियां हैं तो कहीं भूजल का भंडार है। तो कहीं वर्षा का जो जल है ना, वहां पर वही उसी को मुख्य जल स्रोत माना जाता है। तो यह विविधता ही भारत की कृषि को अलग अलग क्षेत्रों में विशेष बनाती है। भारत के अलग अलग हिस्सों में मौसम और जलवायु अलग अलग होती है। जैसे राजस्थान में शुष्क जलवायु है जहां पानी की भारी कमी रहती है। वहीं मेघालय या असम जैसे राज्यों में अत्यधिक बारिश होती है और इस जलवायु विविधता के कारण ही हमें पानी के प्रबंधन के अलग अलग तरीके अपनाने
पड़ते हैं। किसी विशेष क्षेत्र में सिंचाई कैसी होगी, यह इस बात पर निर्भर करता है कि वहां कौन सा संसाधन उपलब्ध है। उदाहरण के लिए जहां नदियां पूरे साल बहती हैं, वहां नहरों का उपयोग होता है, और जहां पथरीली जमीन है वहां पर टैंकों का उपयोग अधिक होता है। जल संसाधनों के जो प्रकार हैं उसमें कुएं, नदियां, नहरें, टैंक ये सभी शामिल होते हैं। जो कुएं हैं उसमें खुदे हुए कुएं और ट्यूबवेल शामिल होते हैं। नदी जो नहरें हैं वह बड़ी नदियों या जलाशयों से पानी लाने का मानव निर्मित तंत्र माना जाता है उसको। और जो नदियां हैं जहां नहरों का जाल नहीं पहुंच पाता वहां सीधे नदियों से ही पानी को पंप करके सिंचाई की जाती है, तो वहां पर उनका उपयोग होता है। टैंक जो हैं ये छोटे जलाशय होते हैं जो वर्षा के जल को संचित करते हैं। सिंचाई के तरीके वहां की भौगोलिक स्थिति के हिसाब से चुनी जाती है। उदाहरण के तौर पर दक्षिण भारत के पठारी इलाकों में जमीन खोदना कठिन है, इसीलिए वहां प्राचीन काल से ही टैंक या तालाब बनाकर पानी जमा करने की परंपरा है। तो चलिए हम अब कुएं सिंचाई प्रणाली की तरफ चलते हैं। कौन कौन सी प्रणालियां हैं? तो भारत में भूजल का उपयोग करने के लिए मुख्य रूप से 2 तरीके के कुएं बनाए जाते हैं। पहले वे जिन्हें हम सामान्य भाषा में खुदे हुए कुएं कहते हैं, और दूसरे ट्यूबवेल या फिर नलकूप। इन कुओं की खुदाई कम गहराई तक की जाती है। ये मिट्टी की ऊपरी परतों में मौजूद पानी को इकट्ठा करते हैं। चूंकि ये उथले होते हैं, इसीलिए इनका जल स्तर आसपास की मिट्टी में मौजूदा नमी और बारिश पर बहुत अधिक निर्भर करता है। नलकूप या ट्यूब कुएं जमीन के बहुत नीचे मौजूद गहरी जल धारणा करने वाली परतों तक पहुंचते हैं। यहां से पानी निकालना अधिक विश्वसनीय होता है क्योंकि गहरी परत में पानी का भंडार अधिक होता है और यह जल्दी सूखता नहीं है। तो खुदे हुए कुएं और ट्यूब कुएं में क्या फर्क है, ये हमें समझ में आ गया। तीसरा है जल उठान, यानी कि सिंचाई के लिए जल को पंपों के द्वारा कैसे उठाया जाए। तो सिंचाई के लिए खेती को यदि हमें बड़े पैमाने पर करना है तो पानी निकालने के लिए हमें पंपों का उपयोग करना ही पड़ेगा। और ये जो पंप हैं या बिजली या डीजल से चलते हैं, जो पानी को खींच कर खेतों तक पहुंचाते हैं। कुआं कहाँ खोदा जाएगा, वह किस प्रकार का होगा, मतलब कि खुदा हुआ कुआं होगा या ट्यूबवेल होगा, या उस पूरी तरह से उस क्षेत्र की भूजल की उपलब्धता पर निर्भर करता है। यदि पानी ऊपर ही मिल जाए तो खुदा हुआ कुआं पर्याप्त है, अदरवाइज हमें क्या करना पड़ेगा, ट्यूबवेल का सहारा हमें लेना ही पड़ेगा। तो ये इस दिए गए चित्र में आप देख सकते हैं पानी के स्रोतों को कैसे यूज किया जा रहा है। हम कुआं सिंचाई प्रणाली के बारे में आपके साथ बात कर रहे हैं, और हमारा जो अगला है वह है नहर और नदी प्रणाली। तो जो नहरें हैं वह सिंचाई का सबसे बड़ा और व्यवस्थित मानव निर्मित तंत्र है। यह एक ऐसा जाल है जो बड़े क्षेत्रों तक पानी पहुंचाने के लिए बनाया जाता है, खासकर उन मैदानी इलाकों में जहां नदियां बारहमासी यानी कि हमेशा बहती रहती। नहरों में अपना पानी नहीं होता, ये पानी के किसी मुख्य स्रोत जैसे कि किसी बड़े बांध से या फिर जलाशय से या किसी बड़ी नदी से जुड़ी होती हैं। वहां से पानी को मोड़कर नहरों में डाला जाता है। नहरें एक पेड़ की शाखा की तरह काम करती हैं। एक बड़ी मुख्य नहर जलाशय से निकलती है, फिर वह शाखा नहरों में बट जाती है और अंत में छोटी छोटी वितरक नहरों के माध्यम से सीधे किसान के खेत तक पहुंचती है। कुछ क्षेत्रों में जमीन ऊंची नीची होती है या जलाशय से दूरी के कारण नहरों का पानी नहीं पहुंच पाता, तो ऐसी स्थिति में नदी उत्प्लावन प्रणाली का उपयोग किया जाता है। यहाँ पानी को ढलान के भरोसे नहीं छोड़ा जाता, बल्कि मशीनों की मदद ली जाती है। इसमें पंपों की सहायता से पानी को सीधे नदी से खींचकर खेतों तक पहुंचाया जाता है। यह प्रणाली उन क्षेत्रों के लिए वरदान है जो नदी के किनारे तो स्थित हैं, लेकिन जहां नहरों का बुनियादी ढांचा तैयार नहीं है। चलिए अब बात करेंगे टैंक और नए पहल की। तो टैंक जो हैं वह छोटे और स्थानीय जलाशय होते हैं। इनका उपयोग मुख्य रूप से उन क्षेत्रों में किया जाता है जहां बड़ी नहरें बनाना कठिन होता है। ये प्राकृतिक ढलान का उपयोग करके पानी को एक जगह इकट्ठा करने के लिए बनाए जाते हैं।
जब बारिश होती है तो जमीन पर बहने वाले अतिरिक्त पानी को इन टैंकों में मोड़ दिया जाता है। या अपवाह क्षेत्र से आने वाले पानी को सुरक्षित रख लेते हैं ताकि बारिश के बाद भी खेती के लिए पानी उपलब्ध रहे। यह एक आधुनिक तकनीक है जिसे जल छाजन कहते हैं। इसमें बारिश के पानी को बर्बाद होने से बचाकर सीधे जमीन के नीचे भेज दिया जाता है या बड़े टैंकों में जमा किया जाता है। इससे भविष्य के लिए पानी का भंडार बढ़ जाता है। जल संभरण के अंतर्गत नालों या छोटी नदियों पर चेक डैम, जिसे हम हिंदी में छोटे बांध भी कह सकते हैं, वह बनाए जाते हैं। इनका जो मुख्य उद्देश्य है वह है पानी के तेज बहाव को रोकना ताकि पानी को जमीन में रिसने का समय मिल सके। चेक डैम के दो बड़े फायदे होते हैं। पहला, यह पानी को रोककर भूजल स्तर को ऊपर लेकर आता है जिससे कुएं फिर से भर जाते हैं। और दूसरा जो फायदा है वह यह है कि यह पानी के वेग को भी कम कर देता है जिससे कि मिट्टी के कटाव यानी मृदा अपरदन को हम रोक सकते हैं, जिससे क्या होगा, खेत की उपजाऊ शक्ति बनी रहेगी। तो कुएं सिंचाई प्रणालियां, अब हम इस पर चर्चा कर लेते हैं। तो आपको पता है जो अकाल है, अकाल केवल तब नहीं पड़ता जब बिल्कुल बारिश ना हो। यदि बारिश बहुत कम हो या समय पर ना होकर अनियमित हो तो ऐसी जैसे फसल को जब जरूरत है तब उसे पानी ना मिले, तो ऐसी स्थिति में भी अकाल पड़ सकता है। यह स्थिति अकाल का रूप ले सकती है। तो जिन क्षेत्रों में सिंचाई के आधुनिक साधन जैसे कि नहर या पंप उपलब्ध नहीं है, वहां खेती पूरी तरह से मानसून के भरोसे होती है। ऐसे क्षेत्र में अकाल एक गंभीर समस्या होती है क्योंकि पानी की कमी होने पर किसान के पास फसल बचाने का कोई दूसरा रास्ता नहीं बचता। हल्की मिट्टी जैसे रेतीली मिट्टी जो होती है उसके जो कण होते हैं वह बड़े होते हैं जिसके कारण उनकी जल धारण क्षमता बहुत कम होती है। ऐसी मिट्टी पानी को सोख कर लंबे समय तक नहीं रख सकती, इसीलिए बारिश रुकते ही ये जो मिट्टी है बहुत जल्दी सूख जाती है। क्योंकि हल्की मिट्टी नमी को बरकरार नहीं रख सकती, इसीलिए इन क्षेत्रों में उगी फसलें पानी की थोड़ी सी कमी को भी सहन नहीं कर पाती और ऐसी जगहों पर फसलें बहुत जल्दी जो है मुरझा जाती हैं, कुम्हला जाती हैं और अकाल का असर ऐसी जगहों पर सबसे पहले और सबसे अधिक दिखाई देता है। इस समस्या से निपटने के लिए कृषि वैज्ञानिकों ने सूखा सहनशील किस्में विकसित की हैं। इन फसलों के विकास को इस तरह तैयार किया जाता है कि वे कम पानी और अत्यधिक गर्मी में भी जीवित रह सकें और पैदावार दे सकें। तो अब हम फसल के पैटर्न पर ध्यान देते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मिश्रित खेती की। तो किसान जो है वह केवल एक फसल पर निर्भर रहने के बजाय विभिन्न तरीकों का उपयोग कर सकते हैं ताकि वे अपनी मेहनत और जमीन से अधिक पैदावार कर सकें और मुनाफा कमा सकें। इसका मतलब ये हुआ कि किसान एक ही समय पर अपने एक ही खेत में दो अलग अलग तरह के बीज मिलाकर बो सकता है। इससे फसलों को अलग अलग कतार में नहीं बल्कि साथ साथ उगाया जाता है मिश्रित खेती में। जैसे कि गेहूं और चने को एक साथ उगा दिया जाए, गेहूं या सरसों को, या मूंगफली और सूरजमुखी को। तो यदि किसी बीमारी या मौसम की खराबी के कारण एक फसल खराब हो जाती है तो भी क्या होगा, दूसरी फसल तो सुरक्षित उसकी सुरक्षित रहने की संभावना है। तो इस तरीके से किसान को पूरी तरीके से नुकसान नहीं होता और यह एक तरीके का हम कह सकते हैं प्राकृतिक बीमा है। किसान ऐसी दो फसल चुन सकता है जिनका जो है भोजन की जिसकी जरूरत अलग अलग हो, यानी उन्हें अलग अलग तरीके के पोषक तत्व मिले की जरूरत हो। जैसे एक फसल को जमीन की गहराई से पोषण तत्व चाहिए और दूसरे को जमीन की ऊपरी सतह से। क्योंकि दोनों फसलों की जरूरतें अलग अलग होंगी इसलिए मिट्टी में मौजूदा उर्वरकों का बेहतर उपयोग हो पाएगा, कोई भी पोषक तत्व बेकार नहीं जाएगा। तो जब खेत में अलग अलग तरह के पौधे होंगे तो किसी एक विशेष कीट या बीमारी को फैलने के लिए लगातार एक जैसे पौधे नहीं मिलेंगे। इससे क्या होगा, संक्रमण की रफ्तार भी रुक जाएगी और पूरी फसल बर्बाद होने से बच जाएगी। दिए गए चित्र में मिश्रित फसल दिखाई गई है, कैसे मिश्रित फसल की खेती की जाती है। चलिए अब हम पढ़ते हैं अंतरा फसलीकरण। अंतरा फसलीकरण क्या है इसको समझ लेते हैं।
तो 2 या 2 से अधिक फसलों को यदि हम एक निश्चित पैटर्न में उगाकर परिभाषित करें तो उसे अंतरा फसलीकरण। मिश्रित खेती में बीज मिलाकर बोए जाते हैं, लेकिन अंतर फसल में फसलों को एक विशेष क्रम में या एक विशेष ज्यामिति में उगाया जाता है। यह एक योजनाबद्ध तरीका है जहां खेत का हर हिस्सा सोच समझकर इस्तेमाल होता है। इसमें फसलों को निश्चित पंक्तियों में लगाया जाता है। उदाहरण के लिए यदि कुछ पंक्तियां मुख्य फसल की हैं तो उनके बाद 1 या 2 पंक्तियां दूसरी फसल की होंगी। जैसे एक 1:1 या फिर 1 का जो अनुपात है 1 और 1 का अनुपात भी हो सकता है या 1 या 2 का अनुपात भी हो सकता है, और इसे ही परतांतरण या ऑल्टरनेट पंक्तियां हम कह सकते हैं। तो इन फसलों का मेल बहुत सफल रहता है। जैसे सोयाबीन और मक्का को एक साथ उगाने से जमीन की उर्वरता भी बनी रहती है और किसान को 2 अलग-अलग प्रकार की फसलें मिल जाती हैं। चूंकि दोनों फसलों का पोषक तत्व की जरूरतें अलग-अलग हैं, इसलिए वे मिट्टी से अलग-अलग तत्वों को सोखती हैं, जिससे मिट्टी की जो उपजाऊ शक्ति है वो भी कम नहीं होती और उसका कुशल उपयोग होता है। साथ ही अलग-अलग फसलों की पंक्तियां होने के कारण कीट एक पौधे से दूसरे पौधे तक आसानी से नहीं फैल पाते। अगर किसान केवल एक ही फसल उगाता तो और वह खराब हो जाती तो उसे भारी नुकसान हो सकता था, लेकिन अंतर फसल में संसाधन वही रहते हैं पर पैदावार दुगनी मिलने की संभावना रहती है। तो यह विधि कम लागत और कम जगह में अधिक मुनाफे की गारंटी देती है। दिए गए चित्र में अंतर फसल दिखाई गई है। तो चलिए अब हम फसल रोटेशन की बात करेंगे। फसल चक्र में फसल रोटेशन की बात करेंगे। तो फसल चक्र क्या है? इसका अर्थ है कि एक ही खेत में हर साल एक ही फसल नहीं उगानी चाहिए। जैसे हर साल हम गेहूं उगा रहे हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए, बल्कि इसकी बजाय फसल को एक पूर्व निश्चित क्रम में बदलकर बोया जाना चाहिए। यानी कि एक बार एक अनाज उगा लो, जैसे कि एक बार अगर हमने गेहूं उगा लिया तो अगली बार हम दालें उगा लें, है ना? ऐसा करना चाहिए। फसल चक्र का चुनाव इस बात पर निर्भर करता है कि कोई फसल कितने समय में तैयार होगी, 3 महीने में, 6 महीने में, और उस समय मौसम कैसा होगा। किसान मौसम के अनुसार ऐसी फसलों को जोड़ा जाता है जो एक दूसरे के अनुकूल हों। अगली फसल कौन सी होगी यह इस आधार पर तय किया जाता है कि खेत में कितनी नमी बची है और सिंचाई के लिए कितना पानी उपलब्ध है। यदि पानी कम है तो चक्र में ऐसी फसल चुनी जाती है जिसे कम पानी की आवश्यकता हो। यदि फसल चक्र का सही तरीके से पालन किया जाए तो जमीन खाली नहीं रहती। एक फसल कटते ही दूसरी फसल के लिए मिट्टी तैयार रहती है, जिससे किसान एक ही वर्ष में सफलतापूर्वक 2 या 3 अलग-अलग फसलें ले सकता है। अलग-अलग फसलों को अलग-अलग पोषक तत्व चाहिए होते हैं। जब हम फसलें बदलते हैं तो मिट्टी के किसी एक विशेष पोषक तत्व की कमी नहीं होती मिट्टी के अंदर, है ना? और साथ ही फलीदार फसलें उगाने से तो मिट्टी में नाइट्रोजन की मात्रा भी प्राकृतिक रूप से बढ़ जाती है, जिससे कि मिट्टी की उपजाऊ शक्ति बनी रहती है। तो चलिए देखते हैं फसल चक्र के क्या-क्या लाभ हैं। तो विभिन्न फसल चक्रों के लाभों को समझ लेते हैं। जब किसान अपने खेत में फसलें बदल-बदल कर बोता है तो किसी एक विशेष मौसम या बीमारी के कारण पूरी फसल बर्बाद होने का जो खतरा है वो काफी कम हो जाता है। यदि एक प्रकार की फसल के लिए परिस्थितियां खराब भी हों तो चक्र की दूसरी फसल किसान को सहारा देती है। जैसे हम बुरे समय के लिए बीमा करवाते हैं, वैसे ही फसल चक्र किसान के लिए एक प्राकृतिक बीमा की तरह होती है। यदि अचानक सूखा पड़ जाए या बहुत ज्यादा बारिश हो जाए तो फसल चक्र में शामिल अलग-अलग सहन शक्ति वाली फसलें यह सुनिश्चित कर सकती हैं कि किसान का हाथ खाली ना रहे। खेत में मौजूदा खाद, पानी और सूरज की रोशनी का सबसे अच्छा उपयोग तभी होता है जब अलग-अलग प्रकार के पौधे वहां उगाए जाते हैं। कुछ फसलों की जड़ें गहरी होती हैं और कुछ की उथली, जिससे मिट्टी के हर स्तर के पोषक तत्वों का कुशल उपयोग हो जाता है। लगातार एक ही फसल उगाने से मिट्टी के सूक्ष्म जीव खत्म होने लगते हैं। फसल चक्र के कारण खेत में विभिन्न प्रकार के पौधों के साथ साथ मित्र कीट और फायदेमंद जो बैक्टीरिया हैं जैसे कि राइजोबियम, उनकी संख्या बढ़ती है, जिससे कृषि क्षेत्र का
पारिस्थितिक तंत्र संतुलित रहता है। यह फसल चक्र का सबसे बड़ा फायदा है, यानी कि अलग-अलग फसलें मिट्टी को अलग-अलग पोषक तत्व वापस देती है। इससे मिट्टी की उर्वरता लंबे समय तक बनी रहती है और खेत की पैदावार देने की क्षमता साल दर साल बेहतर होती जाती है। तो चलिए अब हम फसल सुरक्षा प्रबंधन पर अपनी चर्चा कर लेते हैं। तो फसल सुरक्षा प्रबंधन है, उसके एक अन्य प्रमुख शत्रु पर सबसे पहले नजर डालेंगे, जिसे हम बोलते हैं कीट वैगन। तो खेत में उगी मुख्य फसलों को 3 बड़े खतरों का सामना करना पड़ता है। पहला है खरपतवार, यानी जो फालतू पौधे फसल के साथ उग जाते हैं। दूसरे हैं कीट, यानी कि अलग-अलग तरीके के कीड़े मकोड़े। और तीसरे हैं रोग पैदा करने वाले बैक्टीरिया और फंगस। ये तीनों मिलकर फसल की सेहत और गुणवत्ता को बिगाड़ देते हैं। तो इन शत्रुओं पर काबू पाने के लिए समय सबसे महत्वपूर्ण है। यदि खरपतवार बहुत बड़े हो जाएं या कीड़े पूरी फसल में फैल जाएं तो किसान की पूरी मेहनत बर्बाद हो सकती है। शुरुआती अवस्था में ही इनका नियंत्रण करना होगा, नहीं तो अगर हमने नियंत्रण इनका शुरुआती अवस्था में नहीं किया तो हमें काफी बड़ा नुकसान हो सकता है, यानी किसानों को काफी नुकसान हो सकता है। खरपतवार क्या है? ये वो अवांछित पौधे हैं जो खेत में बिना बोए फसल के साथ अपने आप उग जाते हैं और पोषक तत्वों के लिए मुख्य फसल से स्पर्धा करते हैं। इनके प्रमुख उदाहरण हैं गोखरू, जिसके बीज कपड़ों के साथ चिपक जाते हैं। दूसरा है गाजर घास, जो बहुत तेजी से फैलता है। और एक है मोथा, जो एक जिद्दी घास की तरह होता है। ये पौधे फसल की वृद्धि को रोककर उसकी पैदावार कम करते हैं। ये जो खरपतवार हैं, यह मुख्य फसल के सबसे बड़े दुश्मन माने जाते हैं, क्योंकि ये खेत में डाली गई खाद को इस्तेमाल करते हैं, पौधों को फैलने की जगह और सूरज की रोशनी को भी खुद इस्तेमाल करते हैं। तो जो हमारी मुख्य फसल है उसको उतना जरूरी पोषण नहीं मिल पाता और उनकी वृद्धि कम रह जाती है। यदि हम चाहते हैं कि हमारी फसल भरपूर और स्वस्थ हो, तो इन खरपतवारों को खेत से बाहर निकालना अनिवार्य होता है। इन्हें हाथ से उखाड़कर, हल चलाकर या रसायनों के उपयोग से हटाया जा सकता है, ताकि सारा पोषण केवल हमारी मुख्य फसल को ही मिले। तो हमारा जो फसल संरक्षण प्रबंधन है, इस पर चर्चा जारी रखेंगे और अब हम बात करेंगे कीट पतंगे और उनके प्रभाव के बारे में। तो कीट पतंगे फसलों को 3 तरीके से प्रभावित करते हैं। कुछ कीटों के मुख का हिस्सा काटने और चबाने वाला होता है। तो इस तरीके के कीट जो हैं वह सीधे पौधे के कोमल अंगों जैसे जड़, तना और पत्तियों को काट देते हैं। जब पौधों के ये महत्वपूर्ण अंग कट जाते हैं तो पौधा अपना भोजन नहीं बना पाता और धीरे धीरे सूखकर मर जाता है। कुछ कीड़े जैसे टिड्डियां जिस होती हैं, ये पौधे के विभिन्न भागों में अपनी सुई जैसी नली चुभाकर उसका कोशिका रस चूस लेते हैं। कोशिका रस पौधे का वह रक्त होता है जिसमें सारा पोषण होता है। तो इसे चूस लेने से क्या होगा? पौधा कमजोर हो जाएगा, फिर पत्तियां पीली पड़ जाएंगी और फसल मुरझा जाएगी। तो कुछ होते हैं जिन्हें हम बोरर कीट कहते हैं। ये कीट तने और फल के अंदर छेद करके अंदर की तरफ घुस जाते हैं और अंदर ही अंदर उसको खाते रहते हैं। बाहर से फसल अच्छी दिखती है, लेकिन अंदर से वह पूरी तरीके से खोखली और खराब हो चुकी होती है। इससे फल बाजार बेचने लायक नहीं रहता। तो इन तीनों तरह के हमलों का सामूहिक परिणाम ये होता है कि फसल का स्वास्थ्य गिर जाता है, पौधे अपनी पूरी क्षमता से बढ़ नहीं पाते, जिससे दाने कम बनते हैं और अंततः कुल पैदावार में भारी गिरावट हो जाती है। कीटों का नियंत्रण केवल उपज बढ़ाने के लिए ही नहीं, बल्कि फसल की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए भी जरूरी है। कीटों से प्रभावित फसलों में पोषक तत्व कम होते हैं, उनका स्वाद भी बिगड़ जाता है। इसीलिए सही समय पर कीटनाशकों या जैविक तरीकों से इनका नियंत्रण करना एक सफल किसान के लिए अत्यंत आवश्यक होता है। यह महत्वपूर्ण है कि हर कीट का लक्ष्य अलग होता है। कुछ जड़ खाते हैं, कुछ पत्तियां और कुछ फल। यह विशेषता हमें बताती है कि एक ही उपाय हर कीट पर काम नहीं करेगा। चूंकि कीट अलग अलग हिस्सों को नुकसान पहुंचाते हैं और उनके जीवन चक्र अलग अलग होते हैं, इसलिए हमें एक एकीकृत दृष्टिकोण अपनाना पड़ता है। इसमें कीटनाशकों का विवेकपूर्ण उपयोग, जैविक नियंत्रण और फसल चक्र जैसी विविध रणनीतियों को शामिल किया जाता है,
ताकि प्रभावी ढंग से नियंत्रण किया जा सके। तो चलिए फसल संरक्षण प्रबंधन में हम अपना जो अगला टॉपिक है, पौधों के जो रोग होते हैं जिनके कारण होते हैं बैक्टीरिया और फंगस या कवक, उस पर चर्चा जारी रखेंगे। तो जो पौधे की बीमारियां हैं वह किसके कारण होती हैं? सूक्ष्म जीवों के कारण होती हैं। वह सूक्ष्म जीव कौन से हैं? जीवाणु, कवक एवं वायरस, है ना। तो जैसे कि नींबू में होने वाला एक रोग होता है सिट्रस कैंकर, यह जीवाणुओं से होता है। इसी प्रकार गेहूं में रस्ट या स्मट नामक बीमारी होती है, यह कवक के कारण होती है। तो कवक पौधों में सबसे ज्यादा बीमारियां फैलाते हैं। वायरस के कारण भी कुछ बीमारियां होती हैं, जैसे तंबाकू या टमाटर में मोज़ेक रोग होता है। तो इस तरीके के ये जो रोग हैं वो विभिन्न प्रकार के सूक्ष्म जीवियों के कारण होते हैं। जैसे इंसानों में बीमारियां फैलती हैं, वैसे ही पौधों के ये जो रोगजनक हैं यह उनको बीमार करते हैं। यह मिट्टी में जीवित रह सकते हैं, जितने भी सूक्ष्म जीव हैं ये सिंचाई के पानी के साथ एक पौधे से दूसरे पौधे के पास भी पहुंच सकते हैं, या फिर ये हवा के जरिए भी उड़कर पूरे खेत में पहुंच सकते हैं। यदि हम चाहते हैं कि फसल स्वस्थ रहे, पैदावार अच्छी हो, तो इन रोगों पर काबू करना बहुत ही ज्यादा अनिवार्य है। एक बीमार पौधा न केवल खुद मरता है, बल्कि वह पूरे खेत के लिए संक्रमण का स्रोत बन जाता है। रोग केवल फसल की मात्रा ही कम नहीं करते, बल्कि उसकी गुणवत्ता भी बिगाड़ देते हैं। बीमार पौधों के दाने छोटे, बदरंग और कम पोषक तत्वों वाले होते हैं, जिससे बाजार में उनकी कीमत बहुत कम मिलती है। रोगों से बचने के लिए किसान कई उपाय करते हैं, जैसे बीज उपचार। बीज उपचार क्या है? बोने से पहले बीजों को रसायनों से साफ करना, ठीक है। कीटनाशक और कवकनाशी का छिड़काव, इसमें इसके अंतर्गत क्या आएगा? यानी कि रोगों को खत्म करने के लिए रसायनों का उपयोग करें, ताकि यह जो जीव हैं, कीट हैं, कवक हैं, कीटनाशी और कवकनाशी उनको मार दें। रोग प्रतिरोधी किस्मों को इस्तेमाल करने से भी हम रोगों से बच सकते हैं, यानी कि ऐसी फसलों का चुनाव किया जाए जिनमें प्राकृतिक रूप से बीमारियों से लड़ने की क्षमता हो। तो चलिए हम अपने इसी टॉपिक पर, जिसको बोल रहे हैं फसल सुरक्षा प्रबंधन, इस पर चर्चा जारी रखते हैं। और पौधों के रोगों के बारे में हम बात कर रहे थे, तो इसकी सुरक्षा के तरीके समझ लेते हैं। फसलों को बचाने का सबसे आम तरीका जो है वो है रसायनों का छिड़काव करना। इसमें अलग अलग समस्याओं के लिए अलग अलग दवाइयां हैं, जैसे कि खरपतवार को हटाने के लिए खरपतवार नाशक होता है, ये अवांछनीय घास या खरपतवार को मारता है। दूसरा होता है कीटनाशक, यह भी एक रसायन है जो हानिकारक कीड़ों को मारता है। तीसरा है कवकनाशक, ये फफूंदी या कवक से को मारता है और उनसे होने वाले रोगों से हमारी फसल को बचाता है। तो इन रसायनों का उपयोग केवल पौधों पर नहीं किया जाता, बल्कि बचाव के लिए इन्हें सीधे मिट्टी में मिलाया जाता है, या फिर बोने से पहले बीजों पर लगाया जाता है, यानी कि बीजों को उपचारित किया जाता है, ताकि भविष्य में संकरण का खतरा कम हो। यदि हम इन रसायनों का बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, तो वे मिट्टी और जल स्रोतों को प्रदूषित कर देते हैं। तो ये रसायन खाद्य श्रृंखला के माध्यम से हमारे शरीर में भी पहुंचते हैं, यदि हम ज्यादा इस्तेमाल करेंगे तो, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए भी विषाक्त की तरह कार्य करता है और हमारे स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक साबित होता है। हालांकि यह रसायनों का एक सुरक्षित विकल्प है, जिसमें किसान अपने हाथों से एक और रसायनों का सुरक्षित विकल्प क्या है वह समझ लेते हैं, कि किसान अपने हाथों से या खुरपी से या मशीनों से खरपतवारों को उखाड़ दें, जड़ से उखाड़ दें। इसमें रसायनों का उपयोग नहीं हुआ, इसलिए ये जो पद्धति है पर्यावरण के अनुकूल मानी जाएगी। इलाज से बेहतर रोकथाम है यह भी। तो रोकथाम विधियां कैसे हम इस्तेमाल करेंगे? यदि हम खेत की जुताई अच्छे से करें और बीज विस्तर सही तैयार करें, तो खरपतवार कम उगते हैं। साथ ही यदि बुआई सही समय पर भी की जाए, तो फसल मजबूत होगी और उनमें कीट और रोग लगने की संभावना भी काफी कम हो जाएगी। तो रोकथाम भी बेहतर एक उपाय है। तो हम पौधे रोगों पर हम जो चर्चा कर रहे हैं, उसमें निवारण उपाय और टिकाऊ प्रथाओं के बारे में चर्चा कर रहे हैं।
तो खरपतवार और कीटों को रोकने के लिए केवल रसायनों की जरूरत नहीं होती। यदि हम अंतर फसलीकरण अपनाते हैं तो भी अलग अलग फसलों की कतारें कीटों को फैलने में बाधा डालेंगी। इसी तरह फसल चक्र अपनाने से मिट्टी में रहने वाले विशिष्ट कीड़ों और खरपतवारों का जीवन चक्र टूट जाता है, जिससे उनकी संख्या प्राकृतिक रूप से ही कम होने लगती है। तो वैज्ञानिकों ने ऐसी फसलें विकसित की हैं जो प्राकृतिक रूप से ही विशिष्ट कीटों या बीमारियों से लड़ने की क्षमता रखती हैं। इन प्रतिरोधी किस्मों को उगाने से किसान को महंगे और हानिकारक कीटनाशकों पर पैसा खर्च करने की जरूरत कम पड़ती है। यह एक बहुत ही प्रभावी पारंपरिक तरीका है। गर्मियों के मौसम में जब खेत खाली होते हैं तब गहरी जुताई की जाती है। इससे मिट्टी के अंदर छिपे हुए हानिकारक कीड़ों के अंडे, लार्वा और खरपतवारों के बीज जो हैं वह सतह पर आ जाते हैं और तेज धूप के कारण वह नष्ट हो जाते हैं। टिकाऊ प्रथाओं का उद्देश्य आज की जरूरतों को पूरा करना है, बिना भविष्य की जमीन को नुकसान पहुंचाए। ये तकनीकें लंबे समय तक मिट्टी की उपजाऊ शक्ति को बनाए रखती हैं और फसल को हर साल स्वस्थ रखती हैं। आज के समय की सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकता यह है, इसमें हम पूरी तरह से रसायनों पर निर्भर रहने की बजाय जैविक, यांत्रिक और कृषि तकनीकियों का एक साथ उपयोग करते हैं। इनका मुख्य लक्ष्य पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना कीटों को नियंत्रित करना है और रसायनों के प्रति हमारी निर्भरता को न्यूनतम करना है। तो चलिए अब हम अनाज भंडारण का जो परिचय है वो समझ लेते हैं। खेत से अनाज कटकर आने के बाद उसे सुरक्षित रखना भी एक बहुत बड़ी चुनौती है। यदि सावधानी ना बरती जाए तो भंडारण के दौरान अनाज की मात्रा और उसकी गुणवत्ता में काफी कमी आ सकती है, जिससे किसान को आर्थिक नुकसान झेलना पड़ सकता है। तो भंडारण हानि के कौन कौन से जिम्मेदार कारक होंगे ये समझेंगे। जैसे अनाज को खराब करने वाले जो मुख्य कारण हैं उनको हम दो श्रेणियों में विभाजित कर सकते हैं, यानी कि कुछ जैविक कारण होते हैं और कुछ अजैविक कारण होते हैं। जैविक कारण अत्यंत महत्वपूर्ण है, यानी कि कुछ जीवित जीव हैं जिनमें कीट और घुन भी शामिल होते हैं जो अनाज के दानों में छेद करके उन्हें अंदर से खोखला कर देते हैं, उनकी गुणवत्ता नष्ट कर देते हैं। इसके अलावा चूहे होते हैं। चूहे ना केवल भारी मात्रा में अनाज खा जाते हैं बल्कि अपने मल मूत्र के माध्यम से भी गंदगी फैलाकर उसे संक्रमण योग्य बना देते हैं। तो अनाज को प्रभावित करने वाले जो दूसरे कारण है वह अजैविक कारण है, जो मुख्य रूप से निर्जीव या पर्यावरणीय स्थितियों से संबंधित है। इसमें नमी सबसे निर्णायक भूमिका निभाती है। यदि अनाज में स्वयं की नमी अधिक हो या गोदाम के वातावरण में नमी हो तो यह सूक्ष्म जीवों और कीटों के पनपने के लिए अनुकूल परिस्थिति पैदा कर देती है। इसके साथ ही तापमान भी एक महत्वपूर्ण कारक है, क्योंकि अनुचित या अधिक तापमान अनाज के खराब होने की रासायनिक और जैविक प्रक्रिया को तेज कर देता है। खराब भंडारण के क्या प्रभाव होंगे अब इनको समझ लेते हैं। यदि खराब भंडारण है तो अनाज का रंग बदल सकता है, अनाज के अंदर से दुर्गंध आ सकती है, उसका स्वाद बिगड़ सकता है। तो हम कह सकते हैं कि ऐसा अनाज खाने योग्य तो रहेगा नहीं। कीड़े और चूहों द्वारा खा जाने के बाद बोरियों का कुल वजन भी कम हो जाता है। यदि अनाज को बीज के रूप में इस्तेमाल करना है तो खराब भंडारण के कारण उनमें उगने वाली शक्ति भी खत्म हो जाएगी, जिससे भविष्य की फसल भी प्रभावित हो सकती है। तो अब इसके निवारक उपाय क्या हैं अनाज भंडारण के लिए? किस तरीके से हम इस चीज को निवारण इसका कैसे करें? तो सबसे पहला है फ्यूमिगेशन, यानी कि गोदाम को पूरी तरीके से बंद करें और उसको वाष्पशील रसायनों के धुएं से फ्यूमिगेट करें। तो वाष्पशील रसायनों का जो धुआं है वह दानों में छिपे हुए सूक्ष्म जो जीव हैं, सूक्ष्म कीट हैं, उनके अंडे हैं, वहां तक पहुंचकर उन्हें पूरी तरीके से नष्ट कर देता है, जिससे अनाज सुरक्षित हो जाता है। नया अनाज रखने से पहले पूरे गोदाम की डीप क्लीनिंग की जाए, यानी कि गहरी सफाई अनिवार्य की जाए। यानी कि यदि दीवारों में दरारें हैं तो उन्हें भरा जाए, पुराने अनाज के अवशेषों को वहां से हटाया जाए, फर्श को भी कीटाणु मुक्त किया जाए। तो यदि सफाई सख्त होगी तो कीटों को पनपने का मौका नहीं मिलेगा। भंडारण एक ऐसी प्रणाली की तरह होना चाहिए जिसमें अनाज की बोरियों को जमीन से
ऊपर लकड़ी के फट्टों पर रखा जाए, बोरियों के बीच हवा के लिए जगह उनके बीच में हो, समय-समय पर स्टॉक की जाँच हो, तो यह एक व्यवस्थित तरीका है। यदि इस तरीके से रखा जाएगा तो अनाज को कई महीनों या वर्षों तक हम ताज़ा बनाए रख सकते हैं। अनाज को स्टोर करने से पहले बोरियों पर या गोदाम की दीवारों पर सुरक्षित कीटनाशकों का छिड़काव भी किया जा सकता है। यह एक सुरक्षा कवच की तरह काम करता है, जो बाहर आने वाले कीड़ों और घुनों को अनाज के पास नहीं फटकने देता। तो चलिए अब हम गतिविधियों पर नजर डाल लेते हैं। तो पहली जो गतिविधि है उसमें लिखा है एक निकटस्थ बगीचा या कृषि क्षेत्र का दौरा करें और खरपतवारों तथा उन क्षेत्रों में पाए जाने वाले फूलों और फसलों की सूची बनाएं। तो सारा जो घास है वह अच्छा नहीं होता। घास कई प्रकार की होती हैं, जैसे क्रैप घास, जिसे फसल के खेत या बगीचे में उगने पर खरपतवार माना जाता है। तो इस पर गतिविधि पर ही हम अब चर्चा करेंगे। तो कुछ सामान्य खरपतवार कौन-कौन सी हैं? सामान्य जो खरपतवार हैं, एक तो खरपतवार कहते किसे हैं? खरपतवार वे अनचाहे पौधे हैं जो मुख्य फसल के भोजन, स्थान और रोशनी को उससे छीन लेते हैं, है ना? तो कौन-कौन से होंगे इसमें? गाजर घास है जिसे हम पार्थेनियम कहते हैं, क्रैप घास है ना? तो ये दोनों खरपतवार में शामिल होती हैं जो बहुत तेजी से बढ़ती हैं। इसके साथ ही एक होता है फील्ड बाइंड वीड, जो बेल की तरह पौधों से लिपट जाती है। बथुआ भी है, चिकवीड है ना? डैंडेलियन मिट्टी की जो है डैंडेलियन मिट्टी की उर्वरता को कम करता है, जिससे फसल की वृद्धि रुक जाती है। तो फार्म में जो सामान्य कीट हैं वो कौन-कौन से हैं? ये देख लेते हैं। जो कीट फसल के विभिन्न अंगों को नष्ट करते हैं, इनमें से सबसे ज्यादा घातक है वो है फल बोरर, जिसे लेपिडोप्टस कहते हैं, जो पौधों के अंदर क्या करता है? छेद कर देता है और उसे सड़ा देता है। अन्य कीट जैसे छाल बोरर तने को नुकसान पहुंचाता है, जबकि स्केल और माइट्स पत्तियों का रस चूस लेते हैं। इसके अलावा फूल और पत्ती खाने वाले कीड़े और फल मक्खियां उपज की गुणवत्ता और मात्रा दोनों को भारी नुकसान पहुंचाती हैं। चलिए अपनी गतिविधि पर चर्चा जारी रखेंगे और अनाज, दाल और तिलहन के दाने या फिर कहें बीज को एकत्रित करेंगे और उन मौसम के बारे में भी जानकारी जुटाएंगे जिन्हें उसमें बोया जाता है और काटा जाता है। तो भारत की जो प्रमुख अनाज हैं, दलहन है, उनकी खेती अलग-अलग मौसम में की जाती है। यह बात हम कर चुके हैं। जो गेहूं है वह एक प्रमुख रबी फसल है, जिसे सर्दियों में बोकर बसंत में काटा जाता है, यानी कि अक्टूबर से दिसंबर के बीच में बोया जाएगा और मार्च से लेके अप्रैल के बीच में इसको काटा जाएगा। दूसरी तरफ जो चावल है वह मुख्य रूप से खरीफ के दौरान बोया जाता है, यानी कि बरसात के जब समय बोया जाता है, जो कि जून जुलाई का समय होगा। हालांकि कुछ क्षेत्रों में इसे रबी फसल के रूप में भी नवंबर और दिसंबर में भी उगाया जाता है। दलहन फसलों में चना, मसूर दोनों ही रबी की महत्वपूर्ण फसलें मानी जाती हैं, जिनकी बुआई अक्टूबर नवंबर के शीतकाल में होती है और कटाई फरवरी से लेकर अप्रैल के ग्रीष्म काल के दौरान की जाती है। चलिए अब इस सत्र को सारांशित करेंगे। तो जो भारत में खेती का जो वो रूप है वह पूरी बहुत तरीके से वर्षा पर निर्भर करता है, काफी हद तक मानसून पर निर्भर करता है। इसीलिए समय पर यदि बारिश ना हो तो अच्छी पैदावार सुनिश्चित करने के लिए सिंचाई के विभिन्न प्रकार जो है वो डेवलप किए गए हैं। तो भारत की भौगोलिक विविधता के कारण यहाँ सिंचाई के लिए कुएं, नदियां, नहरें, टैंक जैसे कई माध्यमों का उपयोग किया जाता है, जिन्हें उस क्षेत्र की विशेष जरूरतों के अनुसार चुना जाता है। कुएं भूजल का दोहन करते हैं, खुदे हुए कुएं ऊपरी सतह के जल को लेते हैं, जबकि ट्यूबवेल गहराई से पानी को खींचते हैं। इन दोनों ही प्रणालियों में पानी उठाने के लिए पंपों का प्रयोग किया जाता है। नहरें बड़े जलाशयों या नदियों से पानी को व्यवस्थित तरीके से खेतों पे पहुंचाती हैं। जहां नहरें नहीं पहुंच पाती वहां सीधे नदियों से पानी उठाकर सिंचाई की जाती है। टैंक क्या है? टैंक छोटे वर्षा जल संग्रहण केंद्र हैं। वर्षा जल संचयन की ये तकनीक न केवल सिंचाई में मदद करती है बल्कि मिट्टी और जल संरक्षण को भी बढ़ावा देती है। हल्की मिट्टी वाले जो क्षेत्र हैं
जहाँ नमी कम टिकती है वहां अकाल रोधी फसलों का उपयोग किया जाता है ताकि बारिश की अनिश्चितता के बावजूद फसल सफल रहे। मिश्रित खेती क्या है? अंतर फसल, फसल चक्र, ये तीनों ही ऐसी वैज्ञानिक विधियां हैं जो संसाधनों का पूरा उपयोग करती हैं और खेती में होने वाले नुकसान के जोखिम को कम करती हैं। सही फसल पैटर्न अपनाने से न केवल फसल असफलता का डर कम होता है बल्कि यह मिट्टी के स्वास्थ्य और उसकी दीर्घकालीन उत्पादकता को भी बढ़ाता है। चलिए अब हम एनसीईआरटी के कुछ प्रश्न उत्तर का अभ्यास कर लेते हैं। यहाँ पहला प्रश्न दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सी परिस्थिति सबसे अधिक लाभ देगी और क्यों? 4 विकल्प हैं। क, किसान उच्च गुणवत्ता वाले बीजों का उपयोग करते हैं, सिंचाई को अपनाते नहीं हैं या उर्वरकों का उपयोग नहीं करते। ख, किसान सामान्य बीजों का उपयोग करते हैं, सिंचाई को अपनाते हैं और उर्वरकों का उपयोग करते हैं। ग, किसान गुणवत्ता वाले बीजों का उपयोग करते हैं, सिंचाई को अपनाते हैं, उर्वरकों का उपयोग करते हैं और फसल सुरक्षा नियमों का भी उपयोग करते हैं। घ, इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है ग, किसान गुणवत्ता वाले बीजों का उपयोग करें, सिंचाई को अपनाते हैं, उर्वरकों का उपयोग करते हैं और फसल सुरक्षा उपायों का भी उपयोग करते हैं। क्यों है यह सही? इसको स्पष्टीकरण के माध्यम से समझ लेते हैं। तो सही समय पर और सही मात्रा में जल देने से फसलों की पानी की उपलब्धता में सुधार होता है। यह विशेष रूप से उन क्षेत्रों के लिए महत्वपूर्ण है जहां वर्षा अनिश्चित होती है। तो उचित सिंचाई विधियां जो है फसल के लिए पानी की उपलब्धता में सुधार कर सकती हैं। यदि किसान अच्छी गुणवत्ता वाले बीजों का उपयोग करेंगे तो अधिकांश बीज खुद से ही अंकुरित हो जाएंगे और स्वस्थ पौधों में विकसित हो जाएंगे। सही है ना? ऐसे ही उर्वरकों का यदि इस्तेमाल करेंगे तो आवश्यक पोषक तत्व उन्हें प्रदान किया जाएगा जिससे कि उनका स्वस्थ विकास होगा, वृद्धि सुनिश्चित होगी और उन उर्वरकों जैसे जिसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस एवं पोटेशियम इत्यादि हो, है ना? ऐसे ही खरपतवारों की सुरक्षा उपायों में फसल सुरक्षा उपायों में खरपतवार, कीट और संक्रमण जनक एजेंट्स को नियंत्रित करने की विभिन्न विधियां शामिल होती हैं। यदि उनका इस्तेमाल किया जाएगा तो भी किसानों को फसल ज्यादा उगाने में काफी फायदा मिलेगा। तो यदि किसान ये सभी उपाय अपनाता है तो फसलों का जो है समग्र उत्पादन बढ़ेगा ही बढ़ेगा। दूसरा प्रश्न है, फसलों की रक्षा के लिए प्रतिरोधी उपायों और जैविक नियंत्रण विधियों को क्यों प्राथमिकता देनी चाहिए? तो एक ही भूमि पर ऐसी फसलों को साथ उगाना जिनकी पोषक तत्व आवश्यकताएं अलग अलग हैं, तो इस तरीके के उपाय करके फसल असफलता के जोखिम को कम किया जा सकता है। यदि एक फसल विपरीत मौसम के कारण खराब हो सकती है तो दूसरी फसल किसान को सहारा देती है। तो फसलों की रक्षा के लिए जो निवारण उपायों और जैविक नियंत्रण विधियों को प्राथमिकता हमें देनी चाहिए, क्योंकि जो रसायनों को यदि हम अत्यधिक उपयोग करेंगे तो पर्यावरणीय समस्या हो सकती है। जैविक विधियां ना तो फसल को नुकसान पहुंचाती हैं और ना ही पर्यावरण को नुकसान। चलिए अब आज के मुख्य बिंदुओं पर एक बार नजर डाल लेते हैं। तो मिश्रित फसल उगाना जोखिम को कम करता है। पौधे जिन्हें अलग अलग पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। दूसरा, निश्चित पैटर्न में यदि हम अंतर फसल पोषक तत्वों का उपयोग करें तो पोषक तत्वों के उपयोग को यह चीज बढ़ाती है और यह इस तरीके के पैटर्न अंतर फसल जैसे उपायों को यदि हम लगातार उपयोग करें तो यह कीटों को भी नियंत्रण में लेकर आता है। फसल चक्रण मिट्टी के स्वास्थ्य को बनाए रखने में एक अहम भूमिका निभाती है और उसकी उपज को बढ़ाती है। फसल जो संरक्षण है यह काफी आवश्यक है। फसल संरक्षण क्या करेगा? खरपतवार, कीट और रोगों से फसल को बचाएगा। कीटनाशक क्या है? यह खतरों को नियंत्रित करते हैं और अत्यधिक उपयोग इनका यदि किया जाए तो वह प्रदूषण का कारण भी
बन सकते हैं, इसलिए उनको कम से कम यूज़ करना चाहिए। खरपतवारों को यांत्रिक तरीके से हटाना, यानी कि य सही बुआई जैसे रोकथाम विधियाँ भी इसमें शामिल हैं। या यदि इस तरीके से हम हटाएँगे तो हमें ज़्यादा रसायन यूज़ नहीं करने पड़ेंगे, हम अपने पर्यावरण को प्रदूषित नहीं करेंगे। चलिए अब कुछ दिलचस्प प्रश्न आपके सामने रखे हुए हैं। सूखे के कारण फसल असफल होने से जुड़े वित्तीय जोखिम को कम करने में मिश्रित फसलीकरण का प्रभावशीलता का मूल्यांकन कीजिए। आपसे पूछा गया है, सूखे के कारण यदि फसल असफल हो जाए तो उससे होने वाले वित्तीय जोखिम को हम कैसे कम कर सकते हैं, और यह करने के लिए जो मिश्रित फसलीकरण पद्धति है वह कैसे प्रभावी रहेगी, उसका मूल्यांकन करें। तो इसके बारे में सोचें आप। दूसरा प्रश्न आपसे यहाँ ये भी पूछा जा रहा है कि भारत के विविध जल संसाधनों और जलवायु विविधता को ध्यान में रखते हुए एक टिकाऊ सिंचाई रणनीति का प्रस्ताव दीजिए जो अधिकतम कृषि उत्पादकता सुनिश्चित करे। तो ये दोनों प्रश्न आपको दिए गए हैं, इनके बारे में आप सोचें और फिर इनका उत्तर घर पर ही दें। तो यह था आज का सेशन। आज का सेशन यह यहीं समाप्त होता है। अब कुछ नए टॉपिक्स के साथ आपसे नए सत्र में मुलाकात होगी। तब तक अपना बहुत ध्यान रखें। बहुत-बहुत आपका धन्यवाद।